नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो साथियों, UGNEP के 5th सेमेस्टर में एक को करिकुलर कोर्स है एनालिटिकल एबिलिटी और डिजिटल अवेयरनेस। उसके स्टडी रिलेटेड हमने काफ़ी सारी वीडियो पब्लिश कर दी हैं, लगभग 4 या 5 वीडियो पब्लिश की हैं अभी तक, जिनमें हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो है कंप्यूटर बेसिक्स, MS वर्ड बेसिक्स, MS एक्सेल और एक पुराने पेपर को भी सॉल्व किया है। तो वो सारी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। और आज की इस वीडियो में हम यूनिट 4 कवर करने वाले हैं जो कि है वेब सर्फिंग और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। तो दोस्तों बेहद ध्यान से वीडियो को देखिएगा और चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों वेब सर्फिंग। वेब सर्फिंग आखिरकार होती क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं वेब सर्फिंग की, यानी इंटरनेट पर सर्फिंग। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन और अन्य डिवाइसों को आपस में जोड़ता है। जब हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो हम वेबसाइट्स, सोशल मीडिया या ईमेल्स तक पहुंचते हैं। तो ये कैसे काम करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इंटरनेट में दो मुख्य चीजें होती हैं। सबसे पहला सर्वर। सर्वर क्या है? जो वेबसाइट या कंटेंट को स्टोर करता है। दूसरा है क्लाइंट। क्लाइंट यानी कि जैसे आपका कंप्यूटर या स्मार्टफोन जो उस कंटेंट को एक्सेस करता है। इसी प्रक्रिया से हम इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते हैं। तो ये तो हो गया इसकी प्रस्तावना या इसका अर्थ कि इंटरनेट पर वेब सर्फिंग आखिरकार होता क्या है। इसमें दो मुख्य चीजें होती हैं, सर्वर और क्लाइंट। सर्वर जो वेबसाइट या कंटेंट को स्टोर करता है और क्लाइंट आपका कंप्यूटर हुआ, आपका स्मार्टफोन हुआ या कोई भी वो डिवाइस जो इंटरनेट के द्वारा चलता है और उस कंटेंट को एक्सेस करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम इंटरनेट पर ब्राउजिंग कहते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, ब्राउजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट को हम कैसे चलाते हैं? जब आप किसी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो आपको एक वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। वेब ब्राउजर क्या होते हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से जानते होंगे। कुछ वेब ब्राउजर्स प्रमुख रूप से प्रचलित हैं आज के टाइम में, बता देता हूं कौन से। गूगल क्रोम हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ और सफारी। ये कुछ प्रमुख ब्राउजर हैं जिनका उपयोग आप इंटरनेट सर्फिंग के लिए कर सकते हैं। इंटरनेट सर्फिंग के लिए आपको करना क्या होता है? ब्राउजर को ओपन करना होता है और आपको उस वेबसाइट का URL टाइप करना होता है उस वेब ब्राउजर में, और फिर वो आपको उस वेबसाइट तक पहुंचाता है। किस तरीके से, आइए आपको एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। ब्राउजर में आपको बता देता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये गूगल क्रोम है जो यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये वाला सफारी ब्राउजर है। ब्राउजर को आप खोलते हैं और यहाँ पर URL टाइप करते हैं जो इसका सर्च बार होता है। कुछ भी चीज़ आपको सर्च करनी है या ओपन करना है, कोई वेबसाइट आपको खोलनी है, तो आप सर्च बार में जाकर सर्च करेंगे और टाइप करेंगे तो वो वेबसाइट आपको खुल जाएगी। उसके लिए आपको एक वेबसाइट का एड्रेस चाहिए होगा। जैसे पहले के टाइम में हम www.ccs यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूँ, ccsuniversity.ac.in। ये CCS यूनिवर्सिटी का URL है। इसको हम ओके करेंगे तो CCS की वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से क्रोम ब्राउजर है या जो और भी अन्य ब्राउजर हैं उनमें आप टाइप करके खोलेंगे तो आपका कंटेंट ओपन हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को दोस्तों हम वेब ब्राउजिंग बोलते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब हम जानेंगे कि ईमेलिंग होती क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है और ट्रबल शूटिंग कैसे होती है। आजकल ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल की फुल फॉर्म आपको नहीं पता होगी तो ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसको आप जो नोट्स अगर आप बना रहे हो तो उसमें नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। तो ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल बोला जाता है। इसका उपयोग हर किसी के द्वारा किया जाता है। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कभी ना कभी ईमेल का उपयोग किया होगा। ईमेल के मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ईमेल के? सबसे पहला होता है टू में जिस व्यक्ति को आप ईमेल भेजना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस डाला जाता है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, ईमेल का मुख्य विषय क्या है वो चीज़ में एंटर की जाती है। उसके बाद होती है बॉडी, ईमेल का मुख्य संदेश आपको क्या लिखना है उस बॉडी में आप लिखेंगे। उसके बाद है अटैचमेंट, यदि आप कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं तो आपको ईमेल भेजने और रिसीव करने के लिए कभी भी कोई समस्या आती है तो सबसे पहले आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। फिर भी अपने ईमेल सर्वर की सेटिंग और मेल बॉक्स को चेक करें,
कभी कभी मेल सही से लोड नहीं होता है तो आप मेल सर्वर को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये होगी ट्रबल शूटिंग। आइए ईमेल का एक नमूना देख लेते हैं कि ईमेल आप आखिरकार किस तरीके से भेजी जाती है और किस तरीके से ओपन की जाती है। वैसे तो दोस्तों आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें इनबिल्ट आता है, जीमेल ज़्यादातर यूज़ करते हैं सभी लोग। तो हम भी यहाँ पर जीमेल का ही एक नमूना लेते हैं। मैं वेब ब्राउज़र पर ओपन करता हूँ, मैं ऐप पर ओपन नहीं कर रहा हूँ। वेब ब्राउज़र पर आप इस तरीके से ओपन करेंगे जीमेल को तो आपकी जीमेल ओपन होकर आएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से जीमेल का इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। आप यहाँ कंपोज पर जाएंगे। कंपोज में देखिए दोस्तों आपको फील्ड मिल गए हैं, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये रहा 2। इसमें आप जो भी जिसको भी भेजना है उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। जो भी ईमेल आईडी है, जिसकी भी ईमेल आईडी है abc@gmail.com, इस तरीके से ईमेल आईडी डाली जाती है। उसके बाद में सीसी या बीसीसी क्या होता है? सीसी होता है कार्बन कॉपी, सेम कॉपी आपको भेजनी है। बीसीसी क्या होता है? बीसीसी में अगर आप किसी की ईमेल डालेंगे तो ये 2 या सीसी वाले रिसिपिएंट हैं, ये लोग नहीं देख पाएंगे कि आपने बीसीसी में किसको डाला है, तो ये गोपनीय होती है, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट आपको लिखना होगा। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आप भेजना चाहते हैं तो फीस एप्लीकेशन मेन सब्जेक्ट में लिख देता हूं, जैसे यहाँ पर मेन सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसके बाद में यह होता है बॉडी। इसमें आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, जो भी टाइप करना है, मेन चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, वो सारी चीज़ आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अटैचमेंट का ऑप्शन भी होता है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से अलग अलग ऐप्स में अलग अलग तरीके से ऑप्शन आता है। ये अटैचमेंट है, यहाँ से आप अटैचमेंट को ऐड कर सकते हैं और अंततः आपको सेंड का बटन यहाँ पर मिलेगा, इसको सेंड कर दीजिएगा। तो ये हो गया ईमेल भेजने का प्रोसीजर। तो ईमेल के मुख्य कंपोनेंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं पॉपुलर वेब ब्राउजर्स पर जिनका हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं, मैं आपको नाम बता देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ये नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख लीजिएगा, बहुत सारे सवाल इसमें से आते हैं दोस्तों। सबसे पहला है नेटस्केप नेविगेटर। यह पहले का प्रमुख वेब ब्राउजर था लेकिन अब इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो ये आपने देखा होगा कि नेटस्केप वेब ब्राउजर बहुत कम प्रचलन में है, बहुत पहले यूज होता था। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। यह पहले विंडोज का डिफॉल्ट ब्राउजर होता था। डिफॉल्ट ब्राउजर मतलब पहले से इनबिल्ट आता था जो विंडोज हैं उनमें, लेकिन अब इसे माइक्रोसॉफ्ट एज ने रिप्लेस कर दिया है। इसका नया नाम हो गया है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज या माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ही ब्राउजर है और ये केवल विंडोज में काम करते हैं। इसके बाद है गूगल क्रोम। यह आजकल का सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है जो तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक है। और गूगल क्रोम दोस्तों क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है, ध्यान रखिएगा आप। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर यूज होता है। एंड्रॉयड में भी आप यूज कर सकते हैं, विंडोज में भी यूज कर सकते हैं, लिनक्स में भी यूज कर सकते हैं और मैक ओएस है उसमें यूज कर सकते हैं, आईओएस में यूज कर सकते हैं। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है। इसके बाद है मोजिला फायरफॉक्स। यह एक ओपन सोर्स ब्राउजर है जो प्राइवेसी और कस्टमाइजेशन के लिए जाना जाता है। ये वाला ब्राउजर भी मल्टी प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है, इसको भी आप कई जगह पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद है टीओआर। यह ब्राउजर आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करता है और आपके पहचान को छुपाता है, जो विशेष रूप से गोपनीयता के लिए उपयोगी होता है। एक अन्य वेब ब्राउजर और है जो इसमें लिखने से रह गया है, वो है सफारी, जो कि मैक डिवाइसेस में या एप्पल के डिवाइसेस में यूज होता है। तो ये मुख्य रूप से कुछ वेब ब्राउजर्स हैं, इनके नाम आप याद कर लीजिए। इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों सर्च इंजन की। जब आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गूगल सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली सर्च इंजन है, जहां से आप लगभग किसी भी प्रकार की जानकारी पा सकते हैं। दूसरा सर्च इंजन जो प्रसिद्ध है वो है डकडकगो। यह एक प्राइवेसी फोकस्ड सर्च इंजन है जो आपके सर्च इंजन इतिहास को ट्रैक नहीं करता है। यह अधिक गोपनीय और जरूरत वाले यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प है। तो सर्च इंजन दोस्तों कुछ इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर देखिए गूगल के क्रोम में बाय डिफॉल्ट आपको ये सर्च वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर या आजकल इनबिल्ट ही सर्च इंजन होते हैं, आप ऊपर लिखकर भी टाइप करेंगे, देखिए गूगल का मार्क बन के आ गया है। तो कुछ भी आप टाइप करेंगे आपका सर्च होके आ जाएगा। जैसे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ कि सर्च ऑप्टिमाइज, कुछ भी वर्ड में टाइप करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो सर्च इंजन इस तरीके से आपको उसको सर्च करके दिखा देगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को सर्च इंजन बोला जाता है। इसमें प्रमुख रूप से हैं गूगल और डकडकगो। इसके बाद आता है विजिटिंग वेबसाइट्स एंड डाउनलोडिंग। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप उसकी जानकारी पढ़ सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं या फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि किसी वेबसाइट को विजिट करना क्या होता है, वहाँ से डाउनलोड करना क्या होता है।
इसमें डाउनलोडिंग के दौरान ध्यान रखें कि आप हमेशा विश्वसनीय और सुरक्षित वेबसाइट से ही फाइल डाउनलोड करें। इससे आपका डिवाइस वायरस और मेलवेयर से सुरक्षित रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपकी सीसेस की वेबसाइट पर ही चलता हूँ। ये सीसेस की वेबसाइट है और मैंने ये सर्फ की और मैंने एक नोटिस डाउनलोड किया जो कि कल ही आया है, जिसके बारे में वीडियो भी डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। तो इसको आप डाउनलोडिंग या वेब सर्फिंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों साइबर सिक्योरिटी। उसका इंट्रोडक्शन क्या है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो है साइबर सिक्योरिटी। जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे व्यक्तिगत डेटा और जानकारी की सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आपको बेहद सावधान रहना होता है। आपके व्यक्तिगत डेटा और जो बहुत संवेदनशील जानकारी है उसकी सुरक्षा का आपको ध्यान रखना होता है, ताकि वो कहीं लीक ना हो पाए या कहीं उसको कोई चुरा ना ले। इंफॉर्मेशन सिस्टम उन सिस्टम्स को कहते हैं जो डेटा को संग्रहित यानी कि कलेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं। CIA मॉडल का मतलब क्या है ये समझ लीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। C का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि डेटा की गोपनीयता। I का मतलब है इंटेग्रिटी यानी कि डेटा की सही स्थिति और अवैध बदलाव से सुरक्षा। A का मतलब है अवेलेबिलिटी यानी कि डेटा को हमेशा उपलब्ध रहना। तो CIA का फुल फॉर्म ये है, इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब है डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस, उपयोग या डिलीट होने से बचाना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पहला काम यही है। और साइबर सिक्योरिटी इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन में किसी भी साइबर हमले से बचाव करना। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी का पहला काम यही है। नेक्स्ट पॉइंट है फिशिंग और स्पैमिंग, फेक न्यूज़। आप सब जानते होंगे कि फिशिंग या स्पैमिंग के बारे में। फिशिंग तब होता है जब कोई व्यक्ति धोखे से अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पासवर्ड या बैंक डिटेल्स प्राप्त करने की कोशिश करता है। यह आमतौर पर फर्जी ईमेल्स के जरिए होता है, तो इसको फिशिंग होना कहते हैं। बहुत सारे लिंक्स आपके पास आते होंगे ऐसे, जो आपकी पर्सनल जानकारी जुटाने के लिए कोशिश करते होंगे, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। स्पैमिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बिना आपकी अनुमति के अनेकों अवांछित ईमेल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं। आजकल के टाइम में आजकल फेक न्यूज़ भी एक बड़ी समस्या बन चुका है, इसलिए हमेशा सत्यापित स्रोत, एक वैलिडेट सोर्स से ही आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो ये चीज़ें फिशिंग, स्पैमिंग और फेक न्यूज़ से बचाती हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जनरल इश्यूज़ के बारे में। तो साइबर सुरक्षा से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जो कि सामान्य हैं, जैसा कि मालवेयर यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये वायरस, ट्रोजन या स्पाईवेयर जैसे खतरनाक सॉफ्टवेयर हैं जो आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा है डेटा ब्रीचेस। जब आपकी व्यक्तिगत जानकारी इंटरनेट पर लीक हो जाती है तो उसको डेटा ब्रीच बोला जाता है। तीसरा है हैकिंग। जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से आपके कंप्यूटर या अकाउंट या स्मार्टफोन में घुसता है तो उसको हैकिंग बोलते हैं। तो इन टर्म्स को दोस्तों याद कर लीजिए, आपके क्वेश्चन पेपर में ये आ सकती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बिजनेस के लिए साइबर सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है, वो चीज़ आप समझ लीजिए। आजकल के डिजिटल युग में साइबर सिक्योरिटी कंपनियों के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें अपने ग्राहक, डेटा, वित्तीय जानकारी और कंपनी की गोपनीयता को बचाना होता है, ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस करके कोई भी उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए अच्छे सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो बिजनेस के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की, एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा में एथिकल और प्रोफेशनल मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रोफेशनल्स को अपने काम के दौरान हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए और दूसरों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करनी चाहिए। तो साइबर सुरक्षा के लिए एथिकल और प्रोफेशनल इश्यूज की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ एक यूज़र को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्त, इस वाली वीडियो में हम लगभग सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। बाकी और कुछ चीज़ आपको समझनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।